स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पूरी तरह से व्यस्त होंगे और हम आप बात करने वाले हैं मॉक पेपर नंबर 7 जो पटवार का हुआ था, उसी का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। उसमें हर एक क्वेश्चंस का एनालाइज करना है, पूरी तरह से आपको देखना है कि किस तरह से आप लोग उस पर अप्रोच लगा सकते थे, कैसे आप कर सकते थे। बहुत बेहतर आप लोगों ने किया होगा और अभी भी जो टाइम है आपके पास उसमें आप अपना 100% ईमानदारी से प्रयास करो, बिना किसी फालतू की बातों में दिमाग लगाए। इधर उधर की बातों में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आप लोगों ने पूरा मैथ्स बहुत बेहतर लेवल से सीखा है, हर तरह का क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, बहुत बेहतर आप लोग करेंगे। शुरू करेंगे आज के इस मॉक पेपर को। उससे पहले 2 मिनट पहले ही मॉक पेपर नंबर 7 जिसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद आपको 3 मॉक पेपर और करवाने हैं, 3 की बजाय 4 भी हो सकते हैं। 10 तक का कमिटमेंट था, 10 से प्लस ही करेंगे, है ना। तो 7 नंबर का सॉल्यूशन आज हम लोग देख रहे हैं, मॉक 7। आप ही का परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ भी मैथ्स के लिए स्पेशल कई कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं। आप चाहें कि टीचर में 3rd ग्रेड की तैयारी करना हो तो हमारे साथ लेवल 2 का बैच है, शिक्षक साथी, यहाँ जुड़ सकते हैं। लेवल 1 के लिए बैच है, ये आरपीएससी 1st ग्रेड का बैच है। अगर आप 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो वहां आरंभ बैच के नाम से आपको स्पेशल मैथ्स मिल जाती है। पटवार वीडियो का कॉम्बो बैच है। ये पीवाईक्यू जो बैच है, ये राजस्थान के हर एग्जाम को टारगेट लेके बनाया गया है। यहाँ टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं। ये जो कोर्स है आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा, जब तक आप मैथ सीख रहे हैं आप लोग इससे प्रैक्टिस कर पाएंगे। बाकी सभी कोर्सेज आपके लिए 1 ईयर तक रहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास बाबू बेस्ट, जो एलडीसी के एग्जाम को टारगेट करता है, जहां 2026 में ये पेपर होगा और कंप्लीट मैथ्स यहां से आपको सिखाई जाएगी। यहाँ अच्छी खासी मैथ्स आती है, 50 सवाल एलडीसी के पेपर में आते हैं, पूरा अर्थमेटिक, पूरा वैदिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सब कुछ आप लोग यहाँ सीखोगे। ये पटवार वीडियो कॉम्बो बैच है। टेलीग्राम भी अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं करे हैं तो इसे जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। यहाँ भी आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन होता है, रिवीजन की जो क्लासें हैं, पीवाईक्यू जो क्लासें चलाई गई हैं, उन सब की पीडीएफ यहाँ पर भी आपको मिल रही है। एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करे हैं तो। चलिएगा, आज के इस मॉक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके साथ में है। पहला सवाल ये था, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत है 50 रन। क्रिकेट में औसत का क्वेश्चन है, बल्लेबाज को लेकर बनाया गया है। एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत है 50 रन। उसका हाईएस्ट स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन और उसके द्वारा बनाए गए कम से कम रनों का जो डिफरेंस है वो 172 रन अधिक है। यदि उसके इन दोनों स्कोर को हटा दिया जाए तो बाकी की 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो इस बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर आपसे पूछा गया, हाईएस्ट स्कोर बताना है कितना था। इस बल्लेबाज का हाईएस्ट स्कोर कितना था ये बताना है। तो देखिएगा, एक बल्लेबाज का जो औसत होता है वो होता है उसके द्वारा बनाए गए कुल रन। एक बल्लेबाज का औसत होता है उसके द्वारा बनाए गए कुल रन और उसके द्वारा खेले गए पारियां या मैच, कितनी पारियां खेली और कितने रन बनाए। तो इस बल्लेबाज के द्वारा खेली गई पारियों की संख्या कितनी है। इस बल्लेबाज ने 40 पारियां खेली, औसत 50 है, तो 40 पारियों का कुल रन देखूंगा कितना होगा, 2000 होगा सर। 40 पारियों का कुल रन 2000 आएगा सर। ये इस बल्लेबाज के द्वारा बनाई गई 40 पारियों का कुल रन 40 गुणा 50, 2000 रन है सर टोटल इस बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए। औसत था 50 का, तो कुल रन कितने हो गए, औसत गुणा मैच या पारी। औसत 50 का था पहले। अब इस बल्लेबाज की 2 पारियां हटा दी गई, कौन कौन सी, एक तो उसने अधिक से अधिक रन बनाए थे उसको हटा दो,
एक जो इसने कम से कम रन बनाए थे उस पारी को हटा दो। तो इसके बाद बचती है सर शेष 38 पारियों का औसत 48 है। तो 38 पारियों का औसत अगर 48 है तो रन कितना होगा? 38 पारियों का कुल रन होगा सर 38 गुणा 48, 38 गुणा 48। ये 1824 आ रहा था क्या? 1824 गुणा करेंगे 48 से 38 को, या 38 से 48 को, एक ही बात है। तो हटाई गई 2 पारियों का रन देखेंगे, हटाई गई 2 पारियों का रन आ जाएगा यहां से। 2 पारियों का रन कितना आ जाएगा सर? 2000 में से 1800 घटाओगे तो 200, 24 और घटाओगे तो 176, 176 आ जाएगा सर। ये 176 रन आ जाएंगे। ये 2 पारियों के रन है। कौन सी 2 पारियां हटाई हैं? एक तो कम से कम रन की और एक अधिक से अधिक रन की। और उन दोनों में डिफरेंस कितने रनों का है सर? उसके हाईएस्ट जो है वो 172 रन अधिक है। 2 पारियां हटाई हैं तो कम से कम उसने अगर x रन बनाए तो अधिक से अधिक उसके द्वारा बनाए गए रन 172, x प्लस 172 रन ज्यादा है इससे। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2x प्लस 172, 2x प्लस 172 बराबर में सर आएगा 176, 2x बराबर 4 और x बराबर कितना होगा? 2। इस बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए कम से कम रन 2 थे और अधिक से अधिक बनाए गए रन कितने थे? 2 प्लस 172 यानी 174 रन बनाया था इसने। ज्यादा से ज्यादा 174 रन बनाए गए थे। इस बल्लेबाज का हाईएस्ट स्कोर कितना था? 174 था सर। ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका। इसके अलावा आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे। देखो आप लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 40 पारियों में बल्लेबाज का औसत 50 था। इसका मतलब हर मैच में 50 रन तो बना ही रखे थे। तो उन दोनों मैच के 50-50 के हिसाब से 100 रन तो थे। इसका मतलब उन दोनों मैच का इस औसत के अकॉर्डिंग 100 रन तो था। अब क्या हो गया? वो दोनों पारियां हटाने से औसत कम हो गया। 50 की बजाय कितना हो गया? 38 हो गया सर। कितने रन कम हो गया? औसत जो है वो 2 रन कम हो गया। औसत में 2 की कमी आई। इसका मतलब हर पारी के 2 रन कम हो गए। और अब 38 पारियां बची हैं तो यानी टोटल 76 रन कम हो गए, 76 रन कम हो गए। इसका मतलब उन 2 पारियों में 100 से भी 76 रन ज्यादा बनाए हुए थे। तो उन दोनों पारियों का टोटल रन था 176, 176 रन। ये आप ऐसे भी देख सकते हो। सर ये 100 कहां से लिखा? ये समझ ही नहीं आया भाई। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 है। इसका मतलब हर मैच में एवरेज बनाया है आपने, 50 का एवरेज आया है। तो जो 2 पारियां हटा रहे हो वहां भी तो औसत 50-50 है। तो 100 रन तो उनके दिख ही रहे हैं साफ साफ। इन 100 से कितना ज्यादा या कम था ये देखना है ना। इन 100 से उन 2 पारियों में रन कम थे या इन 100 से उन 2 पारियों में रन ज्यादा थे, यही देखना है। तो औसत अगर कम हो रहा है इसका मतलब उन 2 पारियों में रन ज्यादा थे। कितने ज्यादा थे? 76 रन अधिक थे सर। ये 76 कहां से आया? 38 पारियां बची हैं, उन 2 को हटाने के बाद औसत में 2 की कमी आई है तो रन कितने कम हो गए? 76। इसका मतलब उन 2 पारियों में 176 रन बनाए गए थे। तो ये वाली कैलकुलेशन यहां से कर सकते हो। उसके बाद तो आप कर ही लोगे। न्यूनतम अगर x है तो अधिकतम होगा सर x प्लस 172। दोनों को जोड़ूंगा तो बराबर में 176 आना चाहिए। 2x बराबर 4, x बराबर 2, कम से कम उसके बनाए गए रन 2, अधिक से अधिक रन बनाए गए 174, 2 और 174। यही मेरा आंसर है। 174 हमारा सही आंसर है। इस तरह से जा सकते हैं आप क्वेश्चन पर। चलिएगा नेक्स्ट, अगला सवाल एवरेज का एक और है। 100 संख्याओं के औसत की गणना करी गई, परंतु बाद में पता चला कि 23 व 11 के स्थान पर त्रुटि वंश क्रम से 32 और 12 ले लिया गया है। 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 व 12 लिख लिया गया है। तो सही औसत क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 लिख लिया गया है। ये सही था लेकिन गलती से ये लिख रखा है, ये सही था लेकिन गलती से ये लिख रखा है। तो जब गलती में सुधार होगा, जब गलती में सुधार होगा तो ये तो कम करना पड़ेगा ना।
23 की बजाय 32 लिख रखा है, तो यहां तो सर कम ही करनी पड़ेगी नो की, या नो बढ़ाना पड़ेगा? नहीं सर, नो कम करना पड़ेगा। 23 की बजाय 32 लिख रखा है ना, ज्यादा लिखा हुआ है तो नो कम करना पड़ेगा ना, नो ही तो कम करोगे। 32 में से 32 को वापस क्या बनाना है? 23 बनाना है, तो 32 में से 9 घटाऊं तो 23 आ जाएगा ना। यहां पर 11 की बजाय 12 लिख रखा है, तो ये भी कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, यानी उसकी गणना में 10 की कमी आएगी। टोटल जो गणना में कितनी कमी आएगी? 10 की कमी आएगी। औसत कितना कम करना पड़ेगा? औसत में कितना कमी आएगी? औसत जो है सर वो कम करना होगा। औसत में कमी कितनी आएगी? 10 कम होगा परिणाम उसका। और कितनी संख्या है टोटल? 100 है, 10/100। इसके औसत में 0.1 की कमी आएगी। ये 0 तो कट गया, 1/10 का मतलब कितना होता है? 0.1। तो अब उसका सही जो औसत होगा वो 30 से 0.1 कम होगा, यानी 29.9 मेरा आंसर होगा, 29.9। उसका सही औसत जो होगा, सही औसत 30 से थोड़ा सा कम होगा। कितना कम? 0.1, 29.9 होगा सर। कम क्यों हो रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? टोटल 100 संख्या है, उन 100 संख्याओं में 2 नंबर हैं जहां गलती कर ली गई है। वो नंबर तो थे 23 और 11, लेकिन गलती से 32 और 12 लिख लिया गया, ज्यादा लिख रखा है ना। तो जब इस गलती में सुधार करोगे तो क्या होगा? औसत कम होगा ना। उस गलती में सुधार करने पर योग कितना कम होगा? 10। औसत कितना कम होगा? 0.1। अब बिल्कुल बेसिक से ऐसे कर लो आप लोग। अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए। 100 संख्याओं का औसत 100 गुणा 30, 3000 होगा। 100 संख्याओं का औसत 100 गुणा 30, 3000 होगा। ऐसा किया होगा आप लोगों ने। ये भी सही है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 100 संख्याओं का औसत 3000 है, लेकिन यहां इन 100 संख्याओं में 2 संख्याओं में गलती कर रखी है। इन 100 में से 2 नंबरों में गलती कर रही है। अब सुधार करेंगे। अब 100 संख्याओं का सही औसत क्या होगा? सही योग देखेंगे, औसत नहीं है। 100 संख्याओं का औसत गलत लिख दिया मैंने, योग। औसत तो 30 है, योग आएगा ना। इन 100 संख्याओं का योग होगा 100 गुणा 30। अब इन 100 संख्याओं का सही योग कितना होगा? 100 संख्याओं का सही योग, तो इस 3000 में से, इस 3000 में से कितना कमी करनी पड़ेगी? 10 की कमी आएगी। योग में 10 कम करना है, तो 3000 में से 10 कम हो जाएगा सर, 2990। 2990। तो सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? 2990 में 100 का भाग दे दो सर, ये 0 कट जाएगा, 0 कट गई, एक 0 बच गई है, इसे भाग दे देंगे तो 29.9 आंसर आ जाएगा। चाहे बेसिक से कर लो आप लोग, आंसर तो यही आना है। तरीके बदलेंगे तो आंसर थोड़ी बदलेगा, तरीका ये भी बेसिक ही है। यह आपने देखा कि योग में कमी आएगी 10 की, औसत में कमी आएगी 0.1 की, सही औसत होगा 29.9। और यहां आप लोग पूरा लिखा पढ़ी से कर रहे हो, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल इस पेपर का। जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ दिया जाता है, जब एक नंबर के 70% में 70 ऐड कर देने से प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी? परसेंटेज का ठीक है क्वेश्चन, वो संख्या किसके बराबर होगी पता करना है। जब एक नंबर के 70% में 70% में 70 ऐड कर दिया जाए तो जो आंसर आता है वो 150 के 70% के बराबर आता है। 150 का 70%, ये 0 कट गया, 15 7 105, 70% बराबर 105 में से 70 माइनस कर दो, 35। 70% का मान 35 है, आधा है ना इसका, तो संख्या का मान 100% होता है, 100 का आधा कितना होगा? 50। वो संख्या किसके बराबर होगी? 50 के बराबर होगी। ऐसे निकाल लीजिए संख्या कितना होगी।
ये 35 जो है ये 70% के बराबर है और संख्या हमेशा 100% होती है, तो 35 से कटेगा 2 बार और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। वो संख्या सर 50 होगी, 50 होगी, यही मेरा आंसर है। यही हमारा आंसर है कि वो संख्या कितना होगी 50। बेसिक सवाल है परसेंटेज का, सबने ठीक करा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिश्रण से था, अच्छा सवाल है ये। कुछ पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर का प्रतिशत कितना होगा। 6 लीटर पानी है शुरुआत में जिसमें 4% शक्कर है, तो मिश्रण जो है वो 6 लीटर का है। मिश्रण जो है वो 6 लीटर का है। इस 6 लीटर के मिश्रण में शक्कर जो है वो 4% है, तो 6 का 4% कितना होगा। 6 का 4%, 6 गुणा 4/100, 0.24। 6 4 24 और 100 से भाग करेंगे तो 0.24। अब इस पानी को 1 लीटर उड़ा दिया जाता है तो शेष 5 लीटर का मिश्रण बचेगा। मिश्रण जो बचेगा वो 5 लीटर होगा। अब शक्कर कितना % होगी आपसे पूछा है। बचे हुए पानी में शक्कर का प्रतिशत। अब शक्कर का प्रतिशत कितना होगा। शक्कर की मात्रा तो यही रहेगी ना 0.24 बटे में शेष बची हुई मात्रा कितना होगी 5, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे सर। इस पॉइंट को हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, ये कट गया। 24/5%। शेष बचे हुए मिश्रण में शक्कर का प्रतिशत होगा 24/5%, 24/5%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी एक सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था प्रॉफिट लॉस से। किसी वस्तु को 20% लाभ में बेच दिया जाता है। यदि 20% हानि में बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होता। किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचा जाता है और यदि 20% हानि में बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होगा। विक्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए कम होगा। तो पूछा है बताओ इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो ये रहा वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। ये कह रहा है सबसे पहले 20% लाभ पर बेचना है, तो 100 में अगर कोई वस्तु खरीदी है 20% लाभ कमाओगे तो 120 में बेचेंगे सर, विक्रय मूल्य 120 रुपए होगा। ये सेलिंग प्राइस आएगा, इसका विक्रय मूल्य आएगा। अब इसने कहा यदि इसे 20% हानि से बेचोगे तो 100 में खरीदा और 20% हानि में बेचने का मतलब 80 में बेचेंगे। 20% हानि में बेचने का मतलब 80 में बेचेंगे। तो पहले 120 में बेचा था और अब 80 में बेचा है, तो पहले से कितना कम मिला आपको। ये 40 रुपए कम में बेचा है सर। 40 इकाई का मान 100 रुपए होगा। पहले से 40 रुपए कम में बेचा है तो 40 इकाई का मान 100 रुपए होगा। आपसे पूछा गया इस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं आप, खरीदा गया मूल्य या लागत मूल्य बताना है। तो देखो ये आ गया क्रय मूल्य, जो दिया गया है 100 रुपए, वो आपका किसके बराबर आया 40 के। गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम निकालना चाहते हो। क्रय मूल्य 100 से गुणा कर दो सर, ये 0 कट गया, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और 25 गुणा 10 250 रुपए। इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य 250 रुपए होगा। यही हमारा आंसर है। इस वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए होगा। 250 में कोई वस्तु खरीदी है, 20% लाभ में बेचोगे तो 250 का 20% 50 रुपए होगा, 300 में बिकेगी। और 20% हानि में बेचोगे तो 200 में बिकेगी। तो एक बार 200 में बेचोगे, एक बार 300 में बेचोगे, कितना अधिक मिलेगा 100 रुपए। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये ऑप्शन पे भी जा सकते हैं आप लोग और पूरा बेसिक से भी कर सकते थे। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन आपका, एक आदमी ने 2 वस्तुएं
1600 रुपए में खरीदी हैं। एक आदमी ने दो वस्तुएं 1600 रुपए में खरीदी हैं। उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो बताओ पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोनों वस्तुओं का बेचा गया मूल्य समान है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा था क्वेश्चन ये। एक आदमी ने दो वस्तुएं 1600 रुपए में खरीदी हैं। ये क्रय मूल्य है सर 1600 रुपए, खरीदा गया मूल्य है, दोनों का टोटल क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य है, कुल लागत मूल्य है दोनों वस्तुओं का। एक नंबर और ये 2 नंबर, दो वस्तुएं खरीदी हैं इसने। पहली वस्तु को बेचना है 25% लाभ पर, यहां 25% प्रॉफिट है, और दूसरी को बेचा है 25% हानि पर। विक्रय मूल्य देखेंगे, सेलिंग प्राइस, तो पहली वस्तु पर तो लाभ कमाना है तो 125/100, दूसरी वस्तु को हानि में बेचना है तो 100 - 25 75/100। यहां से इन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो बना लूंगा मैं, खरीदे गए मूल्य का अनुपात बना लूंगा मैं। ये 100 तो कट गया, 25 से कटेगा 3 बार और 25 से कटेगा 5 बार। जब यहां से रेशियो बनाते हैं तो इनके ये बदल जाएगा। पक्षांतरण जब करोगे तो 3 तो पहले से आगे है, वो आगे रहेगा सर, ये 5 नीचे आ जाएगा। पक्षांतरण करने पर ये रेशियो बनेगा इनका। तो इनके क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 होगा। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 5:3 ही कर देंगे, जो गलत होगा। ये बात मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि अगर 2x = 3y लिखा हो तो x और y का जब तुम रेशियो बनाते हो तो इनका पक्षांतरण करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, 3:2 बनता है। ये आपसे क्या पूछा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, देखो ये आ गया 1600 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा सर, 3 + 5 8, टोटल के नीचे टोटल लिखना है, गुणा उससे कराइए जिसका आंसर आपसे पूछा गया। पहली वस्तु का 3 से गुणा कर दो सर, 8 से कटेगा 200 बार, 8 का दुगुना 16 होता है, 200 × 3 कितना हो जाएगा 600 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 600 होगा, दूसरी का 1000 होगा। लाभ वाली वस्तु कम पैसे में खरीदी गई थी, हानि वाली वस्तु ज्यादा पैसे में खरीदी गई थी। ये अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे इस एलडीसी के बाबू बैच में आप जुड़ सकते हैं। स्वागत है आपका। आपका ही परिवार अभ्यास मैथ से भी आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अच्छा सा मैथ्स अपना इंप्रूव कर सकते हैं। ये पटवार वीडियो कॉम्बो बैच है, ये वाला बैच भी आपके पास साल भर तक रहेगा। टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो तो ज्वाइन कर लो आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, 12% की छूट देने के बाद, 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है तो बिना छूट के उसे कितना % लाभ होगा। अगर छूट ना दिया जाए तो कितना % लाभ होगा। तो मैंने डायरेक्ट सिखाया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना, अंकित मूल्य का, सॉरी क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि के परसेंटेज तो क्रय मूल्य पर निकलते हैं और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो ये सिखाया गया है आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। इसका अनुपात होता है सर 100 - छूट का प्रतिशत बटे 100 + लाभ का प्रतिशत। ये डायरेक्ट रेशियो आप लोग याद रखिए। अगर प्रॉफिट लेना है तो प्लस और लॉस हो रहा हो तो माइनस। तो इस लाइन से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहां इस वस्तु में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो देखूंगा मैं सबसे पहली चीज। तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 12%। 100 में से 12 गया तो 88। लाभ कितना हो रहा है, 10%। तो 100 + 10 110। तो यहां रेशियो बन जाएगा सर 88:110। 22 से काट दो, 22 × 4 = 88, 22 × 5 = 110। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात शुरुआत में था सर 4:5, 4:5, 4:5।
अब कह रहा है कि ये बिना छूट के उसे बेचेगा तो कितना % लाभ कमाएगा। अगर कोई दुकानदार छूट नहीं देता है तो वो वस्तु को उतने ही पैसे में बेचेगा जो उस वस्तु का अंकित मूल्य है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उतने में ही बेचेगा। तो छूट ना देने पर सर विक्रय मूल्य 5 रुपए होगा। छूट ना देने पर ये दुकानदार उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य बताएगा वो 5 रुपए बताएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है किसके? अंकित मूल्य के। अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य के। 4 में खरीदा है, 5 में बेचेगा, तो अब लाभ होगा सर 1 रुपए का। अब कितना % लाभ होगा? 1/4 गुणा 100, 25% प्रॉफिट होगा। 4 से कटेगा सर 25 बार। अगर ये दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है तो अब 25% प्रॉफिट कमाएगा सर। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, 25% लाभ। सही है। आप चाहें बिल्कुल बेसिक से करना है तो बिल्कुल बेसिक से कर लो। यहां लिखिए आप लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये 3 ही तरह के प्राइस होते हैं, तीनों मैंने लिखे हैं। खरीदा गया, बेचा गया और वस्तु पर छपा हुआ। 12% छूट के बाद भी 10% लाभ हुआ है। लाभ कमाना है सर 10%। तो अगर आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी है, 10% लाभ कमाओगे तो क्या बताओ 110 में बेचोगे क्या? हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया। 100 में खरीदा है और 10% लाभ कमाएंगे तो 110 में बेचेंगे। लेकिन 110 में बेचा गया है 10% लाभ के बाद, ये बात ठीक है, लेकिन डिस्काउंट भी मिला था। कितना %? 12% की छूट के बाद। छूट यानी डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन डिस्काउंट हटा देने के बाद बचा हुआ मूल्य कौन सा आता है? विक्रय मूल्य। तो 110 जो आया है ये 12% के डिस्काउंट के बाद का मूल्य है। ये 88 के बराबर है। किसके बराबर है? 88 के। और उस वस्तु का अंकित मूल्य देखना चाहो तो 100 से गुणा कर दो। 22 से काटा था 4 बार, 22 से कटा था 5 बार, 4 से कटेगा सर 25 बार, और 25 गुणा 5 125। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य 125 है, विक्रय मूल्य 110 है और क्रय मूल्य 100 रुपए है। सारे तरह के मूल्य आ गए। ये शुरुआत की बातें हैं। अब अगर ये दुकानदार डिस्काउंट नहीं देगा तो इस वस्तु को 125 में ही बेचेगा सर। खरीदा 100 में है, बेचेगा 125 में, तो लाभ कितना कमा लेगा? 25%। यही मेरा आंसर है। छूट ना देने पर, अब अगर ये डिस्काउंट ना दे, छूट ना देने पर इसका जो विक्रय मूल्य होगा, अब नया जो विक्रय मूल्य आएगा वो 125 होगा सर। तो लाभ होगा 25 रुपए का। और कितना प्रतिशत लाभ होगा? लाभ का परसेंटेज 25/100 गुणा 100। लाभ और हानि के परसेंटेज क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। 25% प्रॉफिट होगा सर। चाहे आप 100 मान के कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट रेशियो याद रखिए, बहुत बार मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? दुगना होने में 12 साल लगते हैं, 3 गुना कब होगी आपसे पूछा गया है। यदि एक धनराशि 12 वर्षों में दुगना हो जाती है तो ये राशि 3 गुना कब होगी, हमसे पूछा गया सर। 100 रुपए की राशि को दुगना यानी 200 रुपए बनने में 12 वर्ष लगे, यानी 100 का ब्याज कमाया है आपने 12 साल में, 3 गुना करने का मतलब 200 का ब्याज चाहिए तो 24 वर्ष का समय लगेगा। ये इतना आसान है क्वेश्चन, फिर भी ये बहुत आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये एसआई और सीआई दोनों में बनते हैं सवाल ऐसे। 100 रुपए की राशि है आपके पास, दुगना हो जाएगी 200 रुपए, लेकिन दुगना होने में वक्त कितना लगेगा? 12 वर्ष लगेंगे सर। तो कई बार यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, ब्याज की दर कितनी आएगी। तो ब्याज कितना कमाया? 100 रुपए का ब्याज कमाया 12 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 100/12%। तो वह राशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? 100 रुपए का 3 गुना कितना होगा? 300 रुपए। 300 रुपए इसी दर से होगा 3 गुना, तो समय कितना लगेगा बताओ? कितना ब्याज कमाया? 200 रुपए। इस 200 में ही भाग दे दो 100/12 का, तो ये 12 कहां चला जाता है सर? ये ऊपर चला जाता है।
ये कट गया, 12 का दुगना कितना हुआ, 24 वर्ष। इस ब्याज में डायरेक्ट भाग क्यों दे पा रहे हैं आप? दर निकाला तो डायरेक्ट भाग दे दिया, समय निकाला तो डायरेक्ट भाग दे दिया। वो इसलिए दे पा रहे हैं कि प्रिंसिपल आपने कितना मान रखा है, 100 रुपए। मूलधन अगर 100 रुपए मान रखा है, दर निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे देखते हैं? SI ब्याज गुणा 100 बटे P गुणा T। प्रिंसिपल मूलधन गुणा समय, यही तो होता है बेसिक फॉर्मूला। तो जब आपने मूलधन को 100 ही मान लिया है तो ये तो हमेशा कट जाएगा। क्या बचा? ब्याज बटे समय। इस 100 रुपए के ब्याज में समय का भाग दे दिया, दर आ गई, और इस 200 रुपए के ब्याज में दर का भाग दे दिया, समय आ गया। और बाकी ये लिखा पढ़ी करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे ही बहुत आसान है। पहले आपके पास 100 रुपए थे, वो दुगना होगा यानी 200। 100 का ब्याज कमाया 12 साल में, 3 गुना करने का मतलब 200 का ब्याज चाहिए, तो 24 साल लगेंगे। क्योंकि ऐसा ही जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो हर साल आपको बराबर मिलता है, हर साल आपको बराबर मिलता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, एक राशि 3 वर्षों में 1344 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में 1536 रुपए हो जाती है। तो बताओ मूल राशि क्या है जहां साधारण ब्याज दर प्रभावित की जानी है? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहा है कि जब सिंपल इंटरेस्ट लगाया जा रहा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितना है, ये नहीं पूछ रहा, मूल राशि पूछ रहा है। प्रिंसिपल बताओ जब ये सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन बनाया हो। 3 वर्षों के बाद 1344 और 7 वर्षों के बाद 1536, ये मिश्रधन है दोनों के दोनों। 7 वर्ष का 7 ईयर का मिश्रधन दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है 3 का, 3 वर्ष का। 7 वर्ष का मिश्रधन है, 7 साल बाद ये राशि हो जाती है 1536 रुपए, और 3 वर्ष बाद ये राशि हो जाती है 1344 रुपए। ये दोनों ही मिश्रधन है, एक 7 साल का और एक 3 साल का। 1344 रुपए। हम ये देखेंगे कि यहां जो टाइम डिफरेंस है वो 4 साल है सर। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का ब्याज। तो इस 1344 में क्या जुड़ा होगा? 4 साल का ब्याज ही तो जुड़ा होगा। 6 - 4 2, 13 - 4 9, और 4 - 3 1। 192 रुपए ब्याज है, ये 4 साल का है। 1 साल का देखोगे तो 4 से भाग दे दो। इस राशि में सर 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 1 साल का ब्याज आएगा 192 बटे 4 यानी 48 रुपए। 48 रुपए। 3 साल का आएगा 144 रुपए। 1344 में से 144 माइनस कर दो, प्रिंसिपल आएगा सर 1200 रुपए। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कितना होगा? ये जो 192 दे रखा है ये 4 वर्ष का है। 3 का देखने के लिए 3 से गुणा करेंगे सर। 4 चौके 16 बचे 3, 4 8 32, 48 गुणा 3 144, 3 8 24, 3 4 12 और 2 14। 1344 में से 144 माइनस कर दो तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा सर? मूलधन। मूलधन बराबर होगा मिश्रधन माइनस ब्याज। 1344 माइनस 144, 1200 रुपए प्रिंसिपल होगा। आप में से जिन्होंने कर लिया था वो बताए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगी। कई बार हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे पूछे बताओ ब्याज की दर कितना थी, तो जिनका आंसर आ गया था वो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितना था। अगर सर आर का मान निकालना है तो मैं लिखूंगा ब्याज। ब्याज कितना है? ब्याज 144 भी है, ब्याज 48 भी है, जो चाहे वो लिख सकते हैं। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 1200 है, प्रिंसिपल 1200 है। 144 अगर आपने ब्याज लिखा है तो आपको समय लिखना पड़ेगा 3 साल, क्योंकि 144 ब्याज कितने साल का है? 3 साल का। 192 लिखते तो समय आता 4 साल, अगर 48 लिखते तो समय होता 1 साल। तो ये कितने समय का है? 3 साल का। ये 0 कट गए, 12 से कट जाएगा सर 12 बार, और 12 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता तो 4% आती। प्रिंसिपल पूछा है तो 1200 रुपए आंसर आएगा सर। यही हमारा आंसर है।
अच्छा सवाल है ये एसआई का, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीआई से है, सेम वही पैटर्न है, वही वैसा ही क्वेश्चन है। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 साल में दुगना होती है, तो कितने वर्षों में ये राशि 8 गुना हो जाएगी? 15 साल में दुगना होती है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? एक तरीका बिल्कुल सिंपल ये रहा, हर 15 साल बाद दुगना करते रहो। अगर आपके पास 1 रुपया है तो 2 बन जाएगा सर 15 साल बाद, 15 साल बाद 2 बन जाएगा। 2 का दुगना 4 हो जाएगा सर अगले 15 साल बाद, अगले 15 साल बाद। 4 का दुगना 8 हो जाएगा सर अगले 15 साल बाद। हर 15 साल के बाद, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम गैप अगर सेम है तो R% की दर से ही बढ़ता है, मिश्रधन भी वैसे ही बढ़ेगा और सीआई भी उसी गैप से, अगर गैप समान है, समय का अंतर बीच का सेम है, तो वो R% की दर से ही बढ़ता है। तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 गुना होने में समय कितना लग गया सर? 45 साल। इस राशि को 8 गुना होने में समय कितना लग गया? 45, 45 वर्ष। चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दुगना, दुगने का मतलब 2 की पावर 1 बनता है 15 साल में, तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इस 1 का मान है 15, 8 गुना करने का मतलब 2 की पावर 3 बनाना है, 2 की पावर 3 बनाना है, तो 3 गुना 15 कितना हो जाएगा? 45 साल, 45 वर्ष। इस 1 का मान था 15, इस 3 का मान कितना हो जाएगा? 45 साल। ऐसा कर लो, चाहे आप लोग कैसा भी जो आपको ठीक लगे, दोनों बातें आपको सिखा रखी हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था सीआई का, आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने पहले करवा भी रखा है आपको सेम। आप में से कुछ बच्चों ने तो बिना करे ही आंसर टिका दिया होगा। 20,480 रुपए की राशि का 6 से ही 1/4% की दर से 2 वर्ष और 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल है सीआई का। कुछ को तो आंसर याद है, कितना आंसर आएगा? 29 ना। जिसने पहले क्लास ली है, सीआई की पहली क्लास में भी करवाया है, सीआई की जो अभी रिवीजन 1 क्लास करवाई थी उसमें भी करवाया है, पेपर में भी करवा दिया और आज वापस से रिपीट किया है और आया हुआ क्वेश्चन है ये। 20,480 रुपए की राशि, मूलधन है सर 20,480 रुपए, प्रिंसिपल दे रखा है 20,480 रुपए। 20,480 रुपए की राशि का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर है सर 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। इसका मतलब होगा 4 गुना 6 24 और 1 25/4%। ये ब्याज की दर है 25/4%। समय है 2 वर्ष और 73 दिन। समय जो आपके पास में है, टाइम 2 ईयर और 73 डेज, 73 दिन है सर। तो इसको लिखेंगे 2 सही 73/365। इन दिनों को वर्ष बनाने के लिए 365 का भाग देंगे तो 2 सही 1/5 वर्ष बनेगा सर। 2 and 1/5, 2 सही 1/5 वर्ष। तो कैसे करना होगा? चक्रवर्ती ब्याज तो वार्षिक लागू करना है, क्योंकि कोई शर्त तो बोली नहीं, अर्धवार्षिक त्रैमासिक तो कुछ कहा नहीं इसने, नहीं सर कुछ नहीं कहा। तो शुरू के 2 साल तो आपको पूरा ब्याज मिलेगा, जो परसेंटेज ब्याज है उतना ही परसेंट ब्याज मिलेगा। तो पहले साल तो आपको 25/4% ही ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर 25/4%। सेकेंड ईयर में भी आपको यही ब्याज मिलेगा, पूरा साल है दूसरा भी 25/4%। लेकिन यहां जब आप देखोगे थर्ड ईयर में, ये पूरा वर्ष नहीं आपके पास, 1/5 73 दिन ही है केवल, पूरे 365 दिन का ब्याज नहीं मिलना। तो ये एक तरीका तो है कि पूरे 365 दिन का ब्याज निकाल के उसका 1/5 कर देना, या फिर इस 25/4 का ही आप 1/5 दर में ही चेंज कर लो। ये दर तो वार्षिक की है। तो थर्ड ईयर में क्या होगा, ये जो 25/4 है ये तो वार्षिक का दर है, आपको क्या बनाना है 73 दिन का देखना है, 73 दिन का ब्याज। तो 1/5 कर दो सर इसका, तो 5 से कटेगा ये 5 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/4% हो जाएगी तीसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए ब्याज की दर 5/4% हो जाएगी।
अब एक तरीका तो है कि आप लोग रेशियो मेथड से कर लो, और एक तरीका है कि इन तीनों वर्ष का अलग अलग आप लोग सीआई काउंट कर लो, फिर सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। रेशियो से करना चाहो तो 2% आपको सरल करने आने चाहिए। 25/4% का मतलब क्या होता है? 25/4 और बटे में आएगा सर 100, तो 25 से कटेगा 4 बार, 1/16 होता है, 1/16 होता है। तो आप कहेंगे एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे मिश्र धन अमाउंट, तो 16 रुपए की राशि एक साल बाद 17 हो जाएगी। पहले साल तो ब्याज की दर यही है 25/4%, दूसरे साल भी यही है, 16 रुपए की राशि 17 हो जाएगी सर। तीसरे साल ब्याज की दर 5/4% है, इसका मतलब क्या होता है? 1/80 होता है। 5/4 और बटे में क्या आएगा? परसेंट हटेगा तो 100 आएगा सर। 5 से कटेगा 20 बार, 1/80, तो 5/4% का मतलब होता है 1/80, तो 80 रुपए की राशि एक साल बाद 81 हो जाएगी, 81 हो जाएगी। एक तरीका ये है। ये पी का मतलब प्रिंसिपल है, मूलधन है, ए का मतलब यहां पर मिश्र धन है, अमाउंट है। ए का मतलब मिश्र धन है, अमाउंट है। इसे सरल कर लें आप लोग। 16 गुणा 16 256, तो 56 को 80 से गुणा कर लो, 0। 8 6 48 का 8, 4 हासिल कैरी हो गया। 8 5 40 और 4 44, 4 हासिल कैरी। 8 2 16 और 4 20, 20,480 रुपए प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल दे रखा था और रेशियो मेथड में किस्मत से यही आ रहा है, तो इसका मतलब यहां जो आएगा वो मिश्र धन एग्जैक्ट होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मेरा आंसर होगा। 17 को 17 से गुणा कराऊं तो 289, 289 आता है। 289 को 81 से गुणा करना है। 81 की टेबल नहीं आती हो तो 80 की बोल लो। 80 9 720 होता है। 81 9 729 का 9। इतना करते ही समझ में आ गया, 9 तो आएगा लास्ट में। जब घटाओगे तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 तो आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन तो है, एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप पूरी कैलकुलेशन करिए, नहीं तो आंसर तो आ ही गया, दिख रहा है साफ साफ, 9 आएगा लास्ट में, क्योंकि इसको गुणा कर रहे हो। 729 का 9, 72 हासिल कैरी हो गया। 80 गुणा 8 होता है 8 8 64, 640। 81 गुणा 8 होगा 648, 648। 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, 6 और 1 7, 720 का 0 आ जाएगा। 72 हासिल कैरी हो जाएगा। 81 का दुगना 162 और 72, 4 7 6 13 और 234, 23,409। माइनस करा लो, पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 9 में से 0 गया तो 9, 10 में से 8 तो घटता नहीं है, ये हासिल लेगा, सॉरी 0 में से 8 तो घटता नहीं है, 10 में से 8 होगा तो 2, यहाँ क्या बचेगा? 3, 3 में से 4 घटेगा नहीं, 13 में से 4 गया तो 9 और 2, 2 9 2 9, 29 29, यही आपका सीआई होगा। इसमें आपको समझ में ये आना चाहिए कि 2 वर्ष 73 दिन को आपने वार्षिक तो बना दिया, इसको वर्ष में लिखूं तो 2 सही 1/5 होता है। अब इन 2 साल के लिए तो ब्याज की दर में आपको कोई चेंज करना नहीं है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वही ब्याज आपको पूरा मिलेगा। यहां पर आपके पास यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/5 है, तो ये पूरा साल नहीं है, 1/5 वर्ष है, तो इस पूरा साल होता तो पूरा ब्याज मिलता, लेकिन 1/5 है तो इस दर का ही 1/5 कर दो। यहां ब्याज मिलेगा आपको 5/4%। इस 5/4% का मतलब होता है 1/80। इस 25/4% का मतलब होता है 1/16। तो पहले साल 16 रुपए की राशि 17, फिर 16 की राशि 17, 80 की राशि 81। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि आप लोग अलग अलग ब्याज निकालिए, पहले साल का निकाल लो, फिर अगले साल का निकाल लो, फिर नेक्स्ट ईयर का निकाल लो, ऐसे कर लो। फर्स्ट ईयर ब्याज कितना आएगा? पहले साल 6 सही 1/4% ब्याज मिलेगा 20,480 पर, तो 20,480 पर पूरा ब्याज मिलेगा 6 सही 1/4 का मतलब होता है 1/16, 1/16 कर दो डायरेक्ट, 1/16 कर दो सर, 16 से काट दो इसको, 16 1 16, 4 बच गए, 44 हो गया। 16 2 32,
16 8 128, 1280 रुपये आएगा ना, 1280। पहले साल इतना ही ब्याज कमाओगे, दूसरे साल ये 1280 तो कमाओ ही कमाओगे। इस 1280 पर भी ब्याज मिलता है, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और क्या होता है उसमें, सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1280 तो मिलेगा ही मिलेगा सर। इस 1280 का भी 1/16 और ब्याज मिलेगा। 1280 का 1/16 कितना होता, 16 8 128, 16 7 112, 16 8 128, 80 रुपये ब्याज और मिलेगा सर दूसरे साल। दूसरे साल का सीआई ये होगा, पहले साल का सीआई ये होगा। तीसरे साल में जादू होगा। तीसरे साल के लिए दो तरीके हैं, या तो आप तो पूरा ब्याज ही निकाल लो, उसका 1/5 कर देना, उसका 1/5 कर देना। तो तीसरे साल ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 1280 और 80 ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो आएगा ही आएगा, 1280 और 80। सही है। इस 1280 का भी ब्याज मिलेगा, इस 1280 का भी ब्याज मिलेगा 80, और इस 80 का 1/16 करोगे तो 5। मैं पूरा वही निकाल रहा हूँ, 1/16 ही निकाल रहा हूँ। मैंने तीनों साल के लिए वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिए, 6 सही 1/4%, जिसका मतलब है 25/4%। 25/4 का मतलब है 1/16। मैं तीनों साल के लिए यही सेम काम कर रहा हूँ, तीनों वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। यहाँ चेंज कर दूंगा मैं लास्ट में पूरा कैलकुलेट करने के बाद। ये 1280, ये कौन सा 1280 है, कि जो प्रिंसिपल पर मिल रहा है हर बार सेम ही मिलता है ना, वो तो मूलधन पर ब्याज तो हर साल सेम ही मिलता है। ठीक बात है सर। ये 80 रुपए आप या कह दो, या तो इसका ब्याज है ये, और ये 80 इस वाले का है। इस 80 का भी 1/16 निकालोगे तो 5 रुपए और मिलेगा सर। टोटल कितना हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1280 मिलेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1280 प्लस 80, 0 8 और 8 16 का 6, 2 और 1 3, 1360। यहां पर चेंज आएगा सर, ये जो ब्याज होगा ना इसका 1/5 निकाल देना बस, क्योंकि ये पूरे साल का ब्याज है। पूरे साल तो है ही नहीं आपके पास, 73 दिन थे। जोड़ो इसको, कितना होगा, 0 नहीं 0 नहीं 5, 5 है ना लास्ट, 8 3 24, 2 हासिल कैरी, 2 और 2 4, और एक 1445 का 1/5 कर दो सर, 1/5, 5 2 10, बचे 4, 44 हो गया, 5 8 40, और 5 9 45, 289 रुपए और आ जाएगा। जोड़ के देख लो, जो 29 29 आ रहा है, क्या आ रहा है तो सही किया है, नहीं तो गलत किया आप। जोड़ लो, यही आएगा टोटल सीआई। 9 तो लास्ट में है ही, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 का 2 2 हासिल कैरी हो गया, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 1 और 1 2, 29 29। ये तीनों साल के लिए आप लोगों ने अलग अलग सीआई निकाल दिया, लेकिन तीसरे साल का जो सीआई आया है उसका 1/5 कर दिया। क्यों करा 1/5 सर, क्योंकि तीसरा साल पूरा नहीं है आपके पास, पूरे 365 दिन नहीं है, 73 दिन का ब्याज चाहिए आपको। तो पूरे 365 का तो आएगा ब्याज 1445, लेकिन 73 दिनों का ब्याज होगा 289 रुपए, 289। ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है, इस तरह से सीआई बनता है। और एक ये जो आपने मेथड लगाया है, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। और एक जो बचपन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है सीआई बराबर, उससे भी कर लो आप लोग, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर उससे भी आ जाएगा। P गुणा 1 + R/100⁻t। लेकिन ये जो पावर t होता है ये पूरा एक इंटीजर नंबर होता है, पूरा एक संख्या होती है। 73 दिन थोड़ी लिखते हो समय वहां पर। हाँ सर, वहां समय 73 दिन कैसे लिखोगे आप लोग, 73 पावर बनाते हैं कि कभी आप उसकी। t का मतलब समय होता है ना, समय। तो 2 साल तक तो ठीक है, 73 दिन को क्या करोगे, पूरा एक वर्ष बनाना होता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर देते हैं 5/4। तो 2 साल के लिए तो r का मान क्या रखना है, 25/4%, और लास्ट एक साल के लिए ब्याज की दर क्या लेनी है, 5/4% माइनस प्रिंसिपल कर देना, यहां से भी आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, पर देखो कब वापस कॉपी होगा। उस दिन भीड़ तो बहुत कम होगी, पर जिस दिन भी कॉपी होगा बहुत कम लोग आंसर देंगे। नेक्स्ट, एक शहर में अफसर और सैनिकों की मध्य अनुपात 3:31 है।
अफसर और सैनिकों की संख्या के बीच जो रेशियो है वो 3:31 है। 6 अफसर और 22 सैनिक एक युद्ध में मारे गए तो ये अनुपात 1:13 हो गया। तो प्रारंभ में अफसरों की संख्या कितनी है ये पूछा है सर। ऑफिसर और सोल्जर की बात कर रहा है। अफसर और सैनिकों का रेशियो दिया गया है, अनुपात दे रखा है सर। क्या अनुपात है? 3:31। 3:31। तो 3x और 31x ये लिख दो आप लोग। 3x और 31x। x निकालना है, जो कॉमन संख्या जो कट गई है उसका मान पता करना है। जैसे ही x का मान आ जाएगा गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अफसर की संख्या पूछी है, क्या हुआ? 6 अफसर और 22 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। 6 अफसर, तो अफसर में से 6 कम कर देंगे, 3x - 6। और सैनिक जो है 31x, इसमें से 22 सैनिक मारे गए तो 22 कम कर देंगे। बराबर में ये रेशियो बनेगा सर 1:13। तो बराबर लिख दो 1:13। 1:13। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, इसका तिरछा गुणा या इसका वज्र गुणा कर दो। 13 × 3 39x -78 बराबर 31x - 22। ये 39x है, ये 31x है, कितना बचेगा? 8x। ये आगे जाके प्लस हो जाएगा सर। 78 जो है वो प्लस का हो जाएगा। 78 में से 22 घटाओगे 56 आ जाएगा। 8x बराबर 56, x बराबर 7 आ जाएगा। 8 × 7 = 56। उस कॉमन राशि का मान 7 होगा तो अफसरों की संख्या 3 × 7 21 आ जाएगी। अफसर कितने थे वहां पर? 3 × 7 21 थे सर। सैनिकों की संख्या 31 × 7 आ जाएगी। 217 सैनिक थे। आपसे क्या पूछा गया था? प्रारंभ में अफसर की संख्या पूछी गई थी। 21 आपका सही जवाब होगा। ये आसान था सवाल, बेसिक था क्वेश्चन। 3x और 31x, 3x में से 6 कम करना है, 31 में से 22 कम करना है, 31x - 22। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, समानुपात का, प्रोपोर्शन के ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन है। 4, 8, 16, 26 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी ताकि ये नंबर क्या बन जाए? समानुपात में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। 4, 8, 16, 26 समानुपात बनाना है। दो ऐसे अनुपात जो बराबर हों उसको बोलते हैं समानुपात। या तो आप ऑप्शन की सहायता लें, नहीं तो आप लोग एक बहुत बेहतर तरीका ये सिखाया हुआ है, 4, 8, 16 और 26। इसको अगर प्रोपोर्शन में बनाना है, समानुपात में कन्वर्ट करना है, तो बहुत बेहतर तरीके से मैंने ये सिखा रखा है। बाहर वाले पदों का गुणा कराओ, 4 × 26, 4 × 26, 4 × 6 = 24, 2 हासिल करी, 4, 2 8 और 2 10 104। 8 × 16 128, 128 गुणा कर दिया। अब इनको योग करो, 26 + 4 30, 30, 16 + 8 24। गुणा किया है, जोड़ा है। बाहर वाले पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा, बाहर वाले पदों का योग, मध्य पदों का योग। अब वो अगर संख्या निकालनी है, जोड़ी गई या घटाई गई, कुछ भी पूछ लेता है। कई बार कहता है कम से कम क्या जोड़ेगा, कई बार कहता है कम से कम क्या घटाएगा। कुछ भी पूछे आपसे, आपका प्रोसेस हमेशा यही रखना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाओ। 128 में से 104 माइनस करो। यहां भी बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाओ, 30 - 24। ऊपर क्या बचेगा? 24 बचेगा सर। नीचे क्या बचेगा? 6 बचेगा। 6 से भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। प्रत्येक में क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा सर। ऑप्शन से कैसे चेक करें कि ये सही आंसर है? 4 4 जोड़ के देख लो। 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। तो पहला अनुपात होगा 8:12। यहां 4 जोड़ोगे तो 16 + 4 20, 26 + 4 30। ये रेशियो आ रहा है 2:3। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ये भी आ रहा है सर 2:3। इसका मतलब ये सही आंसर।
कोई भी दो अनुपात जो समान हो जाए उसको बोलते हैं समानुपात। ये साइन होता है प्रोपोर्शन का। ये दोनों के दोनों अनुपात सेम हो गए हैं, 2:3, 2:3। चलिए इसके बाद ये बैच की जानकारियां तो मैंने आपको दी थी। अगर आप में से कोई 4th ग्रेड की तैयारी करना चाह रहा है तो हमारे साथ एप्लीकेशन पर भी आप जुड़ सकते हैं। आरंभ बैच है 4th ग्रेड के लिए। टीचर की बात करें तो टीचर में जो मेंस का पेपर अभी होना है 3rd ग्रेड के लिए, शिक्षा साथी का बैच आपको लेवल 2 के लिए उपलब्ध है, लेवल 1 के लिए भी है, एलडीसी के लिए जुड़ सकते हैं आप चाहें तो। और आप चाहें तो अपने ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कोई मना नहीं है, आप यहाँ से भी सीखिए, लेकिन आप सीखिए। अब ऐसा नहीं है कि आप YouTube पे ये मानकर पढ़ें कि फ्री पढ़ा रहे हैं, कुछ कम पढ़ाया होगा या पूरा नहीं कराया। हर चीज पूरी कराई है, एक एक चीज आपको सिखाया, एक एक सवाल आपको सिखाया, एक एक टाइप आपको सिखाया है। और इसका सही रिजल्ट आपका आने वाला पहला पेपर, इस परिवार की शुरुआत करने के बाद पहला एग्जाम यहाँ हो रहा है पटवार का। इस पेपर के बाद जरूर आप लोग खुद बताओगे कि मैंने जो सिखाया है वही पेपर में है, और वही आएगा 100%। क्यों आएगा 100%? वो इसलिए आएगा कि सब करवाया है मैंने, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कुछ छोड़ा ही नहीं है कि जो पेपर में आ जाए और मैंने नहीं कराया हो, इसीलिए 100% है। ऐसा नहीं है कि मैं पेपर बना रहा हूं, ऐसा इसलिए है कि मैंने मैथ्स पूरी करवाई है, आपको पूरा सिखाया है, तो पेपर में और कहां से आएगा जो। 16 आदमी या 25 महिलाएं एक काम को 20 दिन में कर सकती हैं। 10 आदमी तथा 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? कितने दिनों में कर सकते हैं? 16 आदमी या 25 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तुम्हारा बस प्यार और सहयोग मुझे ये चाहिए कि मैं इस YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर ये चीजें फ्री करवा तो रहा हूं, अब मुझे एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि ये चीजें जो सामने आता है बच्चा वो केवल घूर के ही जा रहा है या उसे समझ में भी आ रही है चीजें, तो एक रिव्यू जरूर दे दिया करो। आपको बार बार एक ही निवेदन रहता है, यही गुरु दक्षिणा है आप लोगों के लिए। अगर आप दे सके और जितना हो सके अपने उस अड़ोसी पड़ोसी तक शेयर कर दिया करो क्लास को। इसमें तुम्हारा नुकसान तो शायद मुझे नहीं लगता कहीं पर हो रहा है, फिर भी अगर आप में से किसी को लगे कि आपका नुकसान है तो मैं माफी चाहूंगा। आप केवल क्लास को यूं भी देख सकते हो, केवल क्लास देखो और जो आपको उचित लगे वो आप कर लो। 16 आदमी या 25 महिलाएं एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो आपसे पूछा 10 आदमी तथा 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। या अथवा के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाए हैं, आएगा इस तरह का क्वेश्चन। और या अथवा का इंग्लिश का क्या शब्द है? और। तथा और वह, यहां इंग्लिश में क्या शब्द बना है? एंड। यहां बना है सर एंड। इनका मतलब होता है साथ मिलकर, साथ साथ, साथ साथ मिलकर काम करना। और इनका मतलब होता है कोई भी एक काम करेगा, कोई भी एक काम करेगा। कई तरीकों से क्वेश्चन कराया है, चाहो तो आप MDS से कर सकते हो, चाहो तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, चाहो तो आप लोग एफिशिएंसी बना के कर सकते हो। कई तरीके सिखा रखे हैं। डायरेक्ट फॉर्म ये सिखा रखी है, जब भी क्वेश्चन आपका या अथवा से जुड़े तो आप लिखो कुल समय, टोटल टाइम, कुल समय बटे एंड अपॉन और, एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और। बस ये करना है और कुछ नहीं। ये डायरेक्ट फॉर्म है, कब लगानी है ये बता रखा है, जब भी आपका क्वेश्चन किससे जुड़े या अथवा से जुड़े तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्म से कर सकते हो। कुल समय बताओ कितना दिन है? 20 दिन है सर, टोटल समय 20 दिन है, तो ऊपर लिखो 20 बटे एंड अपॉन और। अब बताओ एंड में कितने आदमी है? एंड में 10 आदमी है सर, 10 आदमी है। एंड अपॉन और में कितने आदमी है? 16 आदमी। एंड और का मतलब है कि एंड वाले शब्द यानी तथा वाले शब्द में कितने आदमी है? 10। या वाले शब्द में कितने आदमी है? 16। 10 बटे 16 प्लस एंड में कितनी महिला है? 5। और या में कितनी है? 25। 5 बटे 25। सर ये 5 से कटेगा 5 बार, ये 2 से काट दो आप 5 बार, 2 5 10, 2 8 16, 8 बार।
इसको प्लस कर दो और डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आंसर है। इनको प्लस कैसे करेंगे, ऊपर तो 20 सेम रहेगा, नीचे एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा। 8 और 5 का एलसीएम 40 आएगा। 8 से भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 8 5 40, 5 गुणा 5 25, और 5 से भाग 8 बार जाएगा सर। 25 और 8 33, ये 40 ऊपर चला जाएगा। 20 गुणा 40 बटे 33, 800 बटे 33, 800 बटे 33 दिन आंसर आएगा। तो 33 कुछ कट तो रहा नहीं है, 24 सही 8 बटे 33, देखो भाग दे करके यही आंसर आ रहा होगा। 24 एंड 8/33, 24 सही 8 बटे 33। 800 लाना है ना, 3 4 12, 12 प्लस 8 20 होता है। 3 4 12, 12 प्लस तो 14 ही होता है, ये गलत आंसर। 24 सही 8 बटे 33। और भी कराया हुआ है इसका तरीका, एक ही तो डायरेक्ट फॉर्म है, ऐसे भी करवा रखा है। 16 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 25 महिलाओं के बराबर है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बना के भी आप कर सकते हो। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, 25 बटे 16। ये 25 पेड़ लगाते हैं तो ये 16 पेड़ लगाएंगे, तो कुल कार्य निकाल कर इस तरह से भी कर सकते हो। कुल काम कितना होगा, चाहे इनसे करवाओ, चाहे महिलाओं से कराओ, चाहे आदमियों से कराओ, काम तो एक ही करेंगे। इनकी एफिशिएंसी 25 पेड़ लगाने की, एक आदमी 25 लगाता है, 16 आदमी कितना लगाएंगे, 16 गुणा 25, कुल काम होगा 20 दिनों में खत्म। तो 20 से गुणा कर देना, ये थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और मिल जाएं तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये सीधा है, इसमें कोई अथवा तथा वह ये शब्द यूज नहीं करे गए हैं। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत अच्छे सिखाए, एमडीएस की फॉर्म से कर लो। M1 D1 M2 D2, H तो है ही नहीं ना। M का मतलब है मजदूर। 8 आदमी एक काम को 40 दिन में निपटा सकते हैं। 2 आदमी और मिल जाए तो 10 हो जाएंगे। तो यही काम कितने समय में, कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 10 गुणा x। ये 10 से कट गया सर 4 बार, और 8 गुणा 4 32 दिन। अब वो काम 32 दिन में खत्म हो जाएगा, 32 डेज, 32 दिन। तो काम करने वालों की संख्या अगर बढ़ाओगे, मजदूर अगर ज्यादा लगाओगे, तो काम तो जल्दी पूरा होना ही है। जो काम 40 दिन में हो रहा था वो 32 दिन में खत्म हो गया। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणित की संक्रियाओं का, और इस फ्रैक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन, लगातार आने वाला भी। कराए हैं मैंने इस तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्लास के अंदर। अब एक है तो कुछ भी नहीं, कुछ तो देखते ही छोड़ देंगे आप लोग, छोड़ने जैसा कुछ नहीं है इस सवाल में, आप करने का प्रयास करिए। इसका शॉर्टकट भी सिखाया हुआ है मैंने। अब यहां मैं इस एक क्वेश्चन में के माध्यम से तो क्या शॉर्टकट इसका पूरा बता देता हूं। यहां से शुरू कर रहे हैं, 2 चीजें आनी चाहिए, एक तो प्लस माइनस करना और एक डिवाइड करना, बस। उसके बाद इसमें तीसरा कोई काम नहीं है। एक तो ये माइनस करना आसानी से आना चाहिए, जल्दी से माइनस करना आना चाहिए। एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचता है, नहीं तो ऐसे माइनस कर लो, 2 एकम 2 और 2 माइनस 1 1/2, 1/2, 1/2, इस तरह से माइनस कर लो। अब एक में अगर भाग देना है आपको 1/2 का, तो ये भाग कैसे होता है, ये भाग करना आना चाहिए। घटाने जोड़ने के बाद दूसरा जो काम है वो आना चाहिए, भाग करना। ये भाग कैसे होगा सर, ऊपर 1 है वो तो एज इट इज रहेगा, ये उलट जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। जब भाग का साइन, जब हम संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 की जगह क्या बन जाएगी, वो 2/1, और वो गुणा में आ जाएगी। तो जब इस 1 में भाग दूंगा 1/2 का, तो 2/1 बन जाएगा सर, 2/1। तो मैं लिख रहा हूं 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + यहां तक लिख दिए, चारों के चारों 1 आ गए, दिख रहे हैं आपको। इसको मैं सरल कर चुका हूं, भाग दूंगा तो मुझे पता है 2 आ जाएगा। 1/2 यानी ये बनेगा ना, 2/1 का मतलब 2 आ जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। अब मैं इसको जोड़ूंगा, 3 एकम 3,
3+1 4/3, 4/3, फिर मैं भाग करूंगा 3/4, 1+1/1 प्लस 3/4, 4/3, 1 में भाग करना है, 4/3 का तो उलट गया ना नंबर। अब वापस ऐड करिए, 4 एकम 4 प्लस 3 7/4, 7/4, फिर 1 में भाग करोगे तो 4/7, 1 + 4/7, 7 एकम 7 प्लस 4 11/7, 11/7, यही मेरा आंसर है 11/7, 11/7। इस तरह के फ्रैक्शन में दो चीजों पर आपकी कमांड होनी चाहिए, पहला प्लस माइनस करना, दूसरा डिवाइड करना, तीसरी कोई बात ही नहीं है। दो ही बातें आपको आनी चाहिए, प्लस माइनस और एक डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, यहाँ इसके शायद ऑप्शन चेंज थे आपके पेपर में, मैंने ये चेंज करवा दिया था। ये क्वेश्चन के अंदर 69 + 14 × 3 + 2 9 × 5, 9 × 5, 9 × 5 45 - 5 का स्क्वायर 25, ऊपर ये प्लस में है 45 - 25 तो 69 + 14 का 3 × 42 + 2, इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 69 + 42 + 2, 69 और 2 71, 71 और 42, और नीचे क्या बचेगा? 20 बचेगा सर। और ऊपर कितना हो गया? 3 6 4 10 और 1 11, 113/20। पेपर में तो ये था क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन चेंज था, पर ये पहला ऑप्शन ये नहीं था। 113/20, 20 से भाग दोगे 20 500, 20 6 120, 5 बार भाग जाएगा सर, 20 500, 13 बचेंगे, 13 बचेगा, 130 हो जाएगा, तो 20 6 120, 10 बचेगा और 20 500 हो जाएगा। आंसर आएगा 5.65, 5.65, 5.65, ये तब आंसर आएगा। अब आपको ये आंसर लाना है, तो ये पेपर का क्वेश्चन था, पटवार के एग्जाम का, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन होगा तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये क्या तो क्वेश्चन में चेंज कर लो या फिर ऑप्शन चेंज कर लो, या दोनों ही चेंज मत करो, दो क्वेश्चन ही कर लो, इससे बेहतर। अगर प्लस का साइन है यहाँ तो आंसर ये आएगा, और अगर यहाँ माइनस का साइन है 69 - 14 × 3 + 2 / 9 × 5 - 5 का स्क्वायर, तब हमारा आंसर क्या आएगा? ये ऑप्शन ए मैच करे। तो ये लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, पटवार 2021 के पेपर का सवाल था, लेकिन यहाँ प्लस दिया था मैंने, और प्लस देने पर आंसर ये आएगा 5.65, माइनस देने पर आंसर ये आ जाएगा। क्या देखो कैसे आ जाएगा? नीचे तो वही है ना सेम, 9 × 5 45, और 45 - 25 20। ऊपर देखो 69 तो ये आ जाएगा सर, 14 × 3 42, और प्लस का 2, सही है। ये दोनों नंबर तो प्लस में है, 69 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, लेकिन ये 42 तो माइनस का है ना इस बार। तो या तो इस 42 में से पहले ये 2 कम कर दो, 40 बचेगा, माइनस का 40, और 69 में से 40 कम कर दो, या फिर 69 और 2 71, ये 71 हो रहा है, और 71 में से 42 कम कर दो, दोनों एक ही बात है, 29 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 6, 6 - 4 2, 29 में 20 का भाग दोगे तो 20 एकम 20, बचे 9, 90 हो जाएगा, 20 4 80, बचे 10, और 20 500, 1.45, 1.45। तो ये आंसर तब आएगा जब आपका क्वेश्चन ये होगा, जब यहाँ माइनस का साइन होगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आंसर ये आएगा। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस मैंने करवा दी। नेक्स्ट अगला सवाल ये है, यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में है, और शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है, तो पाइप की लंबाई क्या होगी? पाइप की लंबाई क्या होगी? ये कोई पाइप है जिसका 3/10 भाग और 3/5 भाग, और ये बचा हुआ शेष भाग।
शेष भाग 5 मीटर है, शेष 5 मीटर है। ये वाला भाग कितना है 3/10 जो कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में, और ये पानी से भी ऊपर है। शेष 5 मीटर पानी की सतह से भी ऊपर है, यहां कोई पानी भी नहीं। तो पहले इन दोनों को जोड़ लो आप लोग, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 3/10 प्लस 3/5, तो एलसीएम तो आएगा 10। 10 से 10 में भाग एक बार गया 3, 5 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 गुणा 3 6, तो 9/10 भाग। उस पाइप का 9/10 भाग तो कीचड़ और पानी में है टोटल, इन दोनों का टोटल किया है मैंने, तो ये 9/10 आ रहा है। तो शेष बचता है सर 1/10 भाग। उस पाइप का शेष भाग जो बचा है वो 1/10 है, जो पानी से ऊपर है, इसका मान 5 मीटर दे रखा है। शेष 1/10 भाग का मान कितना दे रखा है 5 मीटर। तो पाइप की लंबाई कितना आ जाएगी सर, तो ये 5 तो पहले से ही आगे है, ये 10 जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा सर, 5 गुणा 10, तो इस एक पाइप की लंबाई जो है वो 50 मीटर आ जाएगी। यही मेरा आंसर है 50 मीटर। यही आपसे पूछा था पूरे पाइप की लंबाई कितना है 50 मीटर। कुछ नहीं किया मैंने, तो जोड़ा है, इन दोनों भागों का टोटल किया है, जो कीचड़ में है और जो पानी में है उसका योग आ रहा है सर 9/10, तो बचा कितना है 1/10, शेष 1/10 भाग। ये कहां से लिखा 1/10, 10 में से 9 तो यही हो गया, तो 10 में से बचा कितना 1/10 भाग। या फिर आप ऐसा कोई नंबर मान लो कि ये पाइप है, इस पाइप का 3/10 भाग तो कीचड़ में है, और इस पाइप का 3/5 भाग ये पानी में है, और शेष भाग जो है वो 5 मीटर है। तो इस पाइप को अपनी मर्जी से कोई नंबर मान लो, ऐसा इस पाइप की लंबाई मान लो, ऐसी मान लो जो 5 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। 5 और 10 से कटने वाली संख्या 10 मीटर का पाइप मान लो चाहे आप। 5 और 10 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 10 होता है ना, तो माना पाइप की लंबाई 10 मीटर है। 100 मान के करते आ रहे हो, 100 मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना पाइप की लंबाई 10 मीटर है, तो कीचड़ में कितना है 10 का 3/10 भाग, 3 मीटर तो सर कीचड़ में है। पानी में कितना है 10 का 3/5, 5 से कटेगा सर 2 बार, 6 मीटर पानी में है, तो 6 मीटर तो ये हो गया, 3 मीटर ये हो गया, 6 और 3 9, बचा कितना शेष 1, तो इस एक इकाई का मान 5 मीटर है सर। इस एक इकाई का मान कितना है 5 मीटर। एक इकाई का मान 5 मीटर है, तो पाइप की लंबाई 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा 50 मीटर। ऐसा कर लो, दोनों बातें एक ही हैं, बेसिक अगर आपके क्लियर हैं तो कहीं समस्या नहीं है, नहीं तो फिर पाइप लेके ही आना पड़ेगा, उसको कीचड़ में दे दो, फिर पानी में रख दो, फिर ऊपर देखो कितना बच गया। ऐसा करोगे तब तक तो बोले पाइप घर ले जाओ आप। नेक्स्ट अगला सवाल ये है, 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5वां खेत काट देते हैं। 16 व्यक्ति 6 दिन में 1/5वां खेत काट सकते हैं, तो 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहां जब मजदूरों की संख्या ज्यादा हो तो आप लोग M1 D1 H1 MDH की फॉर्म से करिए। M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 S2 अपॉन W2। इसे कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा है, 16 व्यक्ति, तो मजदूरों की संख्या 16 है, दिन यहां पर 6 है, 1/5वां खेत काट सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है 8 दिनों में, दिन यहां पर 8 है सर, शेष खेत को काटने के लिए 8 दिन, शेष खेत कितना बच रहा है 4/5, 1/5 भाग अगर कट गया है तो शेष बचा है सर 4/5 भाग। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? उस खेत का अगर 1/5 भाग कट गया है तो शेष बचा है सर 4/5। 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मजदूरों की संख्या लिखेंगे x। एक बात समझ में आनी चाहिए, शेष कहां से निकाला,
तो 5 में से एक भाग कट गया, आप ये कह दो 5 में से 4 बाकी हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 1 बनना चाहिए टोटल। तो ये 5 से 5 तो यहीं कट जाएगा। 8 से काट दो सर 2 बार, 6 गुणा 2 12, कुछ बच गया, हाँ 6 गुणा 2 12 और 12 गुणा 4 48, 48 x बराबर 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, फिर इधर तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ 1 बचा है तो x गुणा 1 तो x ही होता है। 2 गुणा 6 12 और 12 गुणा 4 48, 48। 48 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 48। शेष बचे हुए खेत को 8 दिनों में काटने के लिए उसी एफिशिएंसी के 48 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट ये है, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है, सर्कल की फॉर्म में है। इस तार से एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग क्या होगी? वर्ग की भुजा की लंबाई पूछा है, लगभग कितना होगी? एक तार कैसा है? एक तार है सर 98 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसे क्या बनाया है? वर्ग बनाया है सर। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग बतानी कितना होगी? 98 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, r बराबर 98 है। तो सबसे पहले मैं इस तार की लंबाई यानी इसका परिधि निकालूंगा सर। एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी 2 पाई r निकालना पड़ेगा, ये तार की लंबाई होगी। और यही तार की लंबाई सेम ये होगी, क्योंकि तार तो वही है। अब उस तार को आपने ऐसे बिछा दिया है, तो 2 पाई r का आंसर निकालिए आप, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 98। 2 पाई r का आंसर आ जाए, सॉरी ये तो r का मान है ना 98, तो यहां से तार की लंबाई निकाल लेंगे सर। इस वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है लगभग, लगभग। तो तार की लंबाई कैसे आएगी? 2 गुणा 22/7 गुणा 98। ये तार की लंबाई 7 से कटेगा सर 14 बार, यही तार की लंबाई यहां पर होगी। तो ये बराबर होगा सर 4 इंटू साइड के, 4 गुणा भुजा के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड। जब भी किसी आकृति को मोड़कर नया रूप दिया जाता है तो उनकी परिमाप हमेशा बराबर होता है। पहले वो तार इस तरह से मुड़ा हुआ था, अब आपने उस तार को ऐसा मोड़ दिया, तार की लंबाई में थोड़ी चेंज होगा, तो इनके परिमाप बराबर होंगे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 पाई r बराबर होगा 4 इंटू साइड के, तो साइड का मान बताना है आपको। तो 4 से काट दो आप लोग, 2 बार ये कट गया, 2 से कट जाएगा 11 बार, 11 गुणा 14 कर दो, जो आएगा वो आंसर है। भुजा जो है इस वर्ग की कितनी आ जाएगी? 14 1 14 का 4, एक हासिल कैरी हो गया, और एक 15, 14 और 1 15, 154 आ जाएगा सर, 154 सेंटीमीटर। इस वर्ग की भुजा 154 सेंटीमीटर होगी, 154 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट ये देखिए आप लोग, प्रारंभ में गोलाकार गुब्बारे का व्यास 28 सेंटीमीटर है। यह प्रारंभिक व्यास का 5/2 गुणा व्यास बनाने पर फट जाता है। पहले वाले व्यास का 5/2 गुणा करने पर यह फट जाता है। इसमें हवा जो है वो 88 घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब से की दर से भरी जाती है। तो गुब्बारा कितने सेकंड बाद फट जाएगा? तो इस पहले देखेंगे कितनी हवा और भरी है, और उसको आप 88 से डिवाइड कर देना, समय लग आ जाएगा कितने सेकंड में फटेगा। तो पहले गुब्बारा जो था, उस गुब्बारे के अंदर और कितनी हवा आपने भरी है, गुब्बारे के अंदर भरी गई हवा का आयतन देखेंगे। गुब्बारे के अंदर भरी हवा का आयतन, एक्स्ट्रा भरी हवा का आयतन, और ज्यादा कितनी हवा आपने भरी है उसका आयतन देखेंगे, एक्स्ट्रा भरी हवा का आयतन। तो क्या था, पहले गुब्बारा इस तरह का था, इसका जो व्यास था ना वो 28 था। व्यास अगर 28 है तो इसकी त्रिज्या कितना थी? व्यास अगर 28 है तो इसकी त्रिज्या थी सर 14 सेंटीमीटर, 14। अब आपने इस गुब्बारे में हवा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए,
जब तक ये गुब्बारा फट नहीं जाता। अब इसका व्यास जो है प्रारंभिक व्यास का 5/2 गुना व्यास हो गया, 28 का 5/2 करो अब, 28 का 5/2, 2 से कटेगा सर ये 14 बार, 14 गुना 5, 70 सेंटीमीटर व्यास हो गया इसका। तो अब इसकी त्रिज्या 35 बना दी आपने, इसकी त्रिज्या आपने 35 सेंटीमीटर बना दी। तो इस गुब्बारे के आयतन में से इसका माइनस कर दो तो एक्स्ट्रा भरी गई हवा का आयतन आ जाएगा। इस गुब्बारे के आयतन में से इसका माइनस कर दो सर, तो एक्स्ट्रा और कितनी हवा जो आपने भरी है 4/3 पाई। ये तो कॉमन आएगा दोनों में, आर का क्यूब करना है बस आपको। तो एक तो है आर का मान 35 का क्यूब और एक आर है आपका 14, 14 का क्यूब, 14 का क्यूब। सही है। पाई का मान भी रख दो यहाँ पे आप लोग, 22/7, 4/3 और 22/7 तो कॉमन आ गया सर। अब देखें यहां पर इन दोनों में 7 का मल्टीपल कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, दोनों में 7 का मल्टीपल कॉमन आ रहा है। ये होता है 7 गुणा 5 35 और ये होता है 7 गुणा 2 14। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 7 का क्यूब बाहर निकाल लो, इन दोनों में से 7 का क्यूब बाहर निकाल लो, तो सर ये हो जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 का क्यूब बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ये बचेगा 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो छोटे से नंबर बच गए, इसको सरल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 7 से एक बार 7 तो कट गया, 2 7 बचेंगे यहाँ पे ना, 2 7 बचेगा नहीं, 7 की स्क्वायर बचेगा, 49 रह जाएगा यहाँ पे, 7 का स्क्वायर। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, 125 में से 8 घटाओगे 117, ये बचेगा। ये हवा का आयतन आ गया। अब पूछा गुब्बारा कितने सेकंड में फट जाएगा, समय बताना है, सेकंडों में बताना है कितने सेकंड के बाद फटेगा। उस गुब्बारे में जो आप हवा भर रहे थे उसका आयतन क्या है, किस गति से हवा भर रही थी, 88 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हवा भर रही थी। तो समय निकालने के लिए 4/3, ये तो ऊपर है, ये 22 भी आपका ऊपर है, 7 का स्क्वायर 49 ऊपर है, 5 का क्यूब किया तो 125, 2 का क्यूब किया तो 8, 125 में से 8 घटा 117 और 88 का भाग और दे दो इसमें, 88 का भाग दे दो इसमें आप। इसे काटेंगे, 22 से काट दो, 22 4 88, 4 से 4 भी कट जाएगा, 3 से काट लो इसको, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 39 बार। तो 39 को 49 से गुणा कर लो, जो आएगा वही आंसर है, 9 9 81, एक आएगा लास्ट में, एक ऑप्शन एक भी है, 1911 सेकंड, 1911 सेकंड के बाद ये गुब्बारा फटा था। तो गुब्बारा कितने सेकंड में फट जाएगा, 1911 सेकंड बाद ये गुब्बारा फट जाएगा। अच्छा है क्वेश्चन, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, आसान था क्वेश्चन। गुब्बारे के अंदर एक्स्ट्रा भरी गई हवा का आयतन कैसे निकाला, इस हवा भरने के बाद जो गुब्बारा है उसका आयतन माइनस पहले जो गुब्बारा था उसका आयतन, दोनों को माइनस कर दिया तो और कितनी हवा आपने भरी उस हवा का आयतन आ गया। और वो किस गति से भरी है, 88 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतना हवा आ रही है, इतनी आयतन से हवा आ रही है। तो सेकंड, कितने सेकंड के बाद वो गुब्बारा फटा, 1911 सेकंड के बाद वो गुब्बारा फट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ना, यहाँ रेडियस लिखा ना था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तीसरे गोले की त्रिज्या कितना होगी, ये हमसे पूछा गया है। 2 गोलों की त्रिज्या दे रखी है, तीसरे गोले की रेडियस हमसे पूछी गई है कितना होगी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले हैं ये। तो इन 3 गोले जो बनाओगे, इन तीनों गोलों का आयतन जो है इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। जब भी किसी आकृति को पिघलाकर नया रूप देते हैं तो आयतन बराबर होते हैं। तो बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब।
तो 3 जो गोले बना रहे हैं उनकी रेडियस कितनी कितनी है? एक की तो त्रिज्या है सर 1.5, तो 1.5 का क्यूब प्लस दूसरे की त्रिज्या है 2 का क्यूब, तीसरे की त्रिज्या हमें निकालनी है सर, तो r का क्यूब। इन तीनों छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 है सर, 4/3 पाई r का क्यूब, यानी 3 का क्यूब। 3 गुणा 3 इसको सरल कर लो, जितना जल्दी सरल करोगे उतना ही जल्दी आंसर आ जाएगा। 4/3 से 4/3 ही तो काटना मुझे भी आता है, पाई से पाई भी काट दिया। अब आगे सरल करना है। 1.5 का क्यूब, 15 का क्यूब कितना होता है? 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 3375, 3375। लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे सर। 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5, तो आंसर होगा 3.375। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 प्लस जो एक गोला है उसकी त्रिज्या r का क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। ये आगे जाके माइनस होगा, 27 में से 8 घटाओगे तो 27 में 8 घटाएंगे तो 19, और 19 में से 3 घटाओगे तो 16, और 0.375 और घटाओगे तो 15.625। r क्यूब बराबर आ गया सर 15.625। इसका क्यूब रूट कराएंगे तो सर आ जाएगा 2.5, 2.5। क्यूब रूट करना है 15.625 का घनमूल करना पड़ेगा 2.5। सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है। 2.5 सेंटीमीटर। 15,625 का घनमूल किया है। इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आएगा। क्यूब रूट में 3 के जोड़े बनते हैं, लास्ट के 3 अंक छोड़ दो। 15 जो है वो कौन से क्यूब के बीच में आता है? 2 और 3 के, छोटे वाला नंबर लेना। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो छोटे वाला नंबर ही लेना होता है 25, 2.5। और बाकी दिख रहा है तो लास्ट में 5 तो कहीं है ही नहीं। और नेक्स्ट अगला सवाल ये है, ये तो मैं लगातार आपको हर मॉक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दे ही रहा हूं, तो इस बार तो सही हुआ होगा। एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार के समांतर इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे शंकु का आयतन का 1/64 है। छोटे शंकु का आयतन जो है वो 1/64 हो जाता है। तो शंकु की कितनी ऊंचाई से काटा गया है? शंकु को कितनी हाइट से काटा गया है? ये आपको अच्छे से बताया है कि जब भी किसी शंकु को किसी आधार के समांतर काटा जाए तो उसके आयतन का जो अनुपात होगा वो उनकी तिर्यक ऊंचाई, उनकी हाइट और उनकी त्रिज्याओं के घनों के बराबर होगा, घनों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां पर हाइट की बात हो रही है, ऊंचाई की बात हो रही है, तो इन दोनों शंकु के आयतन का अनुपात, आयतन वॉल्यूम 1/3 पाई r1, छोटे वाले को r1 से लिख दो, 1/3 पाई r² h। तो ये सब कुछ लिखने की ये फॉर्मूला तो यही होता है, h1 1/3 पाई r² h2। ये बड़े वाले की त्रिज्या, बड़े वाले की हाइट, छोटे वाले की त्रिज्या, छोटे वाले की हाइट। यहां पर अभी ऊंचाइयों की बात हो रही है, तो इनके आयतन का जो अनुपात होगा वो h1 का क्यूब, h1/h, इसको बड़े h से लिख दो, h/h, या बड़े r से लिख दो, इसको कैसे भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इसका क्यूब करना होता है बस, इन्हीं के क्यूब के अनुपात के बराबर होगा। बराबर छोटे शंकु का आयतन 1/64 है, 1/64 है बड़े शंकु के आयतन का। तो इसका मतलब बड़े का अगर 64 होगा तो छोटे का कितना होगा? 1 होगा। तो ये रेशियो बनेगा इनका। क्यूब हटाएंगे तो उसका क्यूब रूट करेंगे, घनमूल 64 का घनमूल 4 होता है, 1/4। h1 का मान पता करना है, बड़े h का मान, बड़े शंकु की ऊंचाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, बराबर 1/4 आ जाएगा सर। आप जब क्यूब रूट करोगे तो इसका 4 से कट जाएगा 10 बार, तो h1 का मान 10 आ जाएगा। छोटे वाले शंकु की जो हाइट होगी, ये h का जो मान होगा, h1 का मान
वो 10 होगा। तो ये टोटल जो पूरा था ये 40 था। तो कितनी हाइट से शंकु काटा गया था? 30 सेंटीमीटर। कितनी हाइट से ये शंकु कटा है? 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से कटा है। पूरा जो है वो 40 है, यहां से यहां तक का 40 सेंटीमीटर है। पूरा जो है ये 40 सेंटीमीटर है। तो कितना हाइट से इसे काटा गया है? 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा गया। अगर आपसे पूछे बताओ छोटे शंकु की ऊंचाई कितना है, तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर। जब भी आप लोग शंकु को उसके आधार के समांतर काटते हैं तो उन दोनों शंकु के आयतन का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के घनों के बराबर होगा, घनों के अनुपात के बराबर, या उनकी त्रिज्या अगर है तो त्रिज्याओं के क्यूब के अनुपात के बराबर, या एल अगर दे रखा है तिर्यक ऊंचाई तो उसका भी क्यूब करना है, जो भी दे रखा हो। क्योंकि यहाँ दो त्रिभुज बनते हैं और दोनों के दोनों ये जो ट्रायंगल बनते हैं ये समरूप होते हैं, और समरूपता से तीनों संगत भुजाएं इसकी समान अनुपात में बन जाती हैं। अगला सवाल ये है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। इस बगीचे का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो बगीचे की लंबाई कितना होगी? एक आयताकार बगीचा है, इस बगीचे की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है सर, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:4, 3x और 4x। क्षेत्रफल कितना आएगा? 12x²। इस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल होता है L/B, लंबाई गुणा चौड़ाई, L/B। तो यह आ जाएगा सर 12x² बराबर कितना दे रखा है? 12, 1/12 हेक्टेयर दे रखा है, 1/12 हेक्टेयर दे रखा है। मैंने आपको बताया हेक्टेयर जो होता है वो क्षेत्रफल की इकाई होती है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 10,000 से गुणा करेंगे वर्ग मीटर बनाने के लिए, 10,000 से गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ जाएगा सर, वर्ग मीटर में, क्योंकि ऑप्शन सारे मीटर में दे रखे हैं। 1/12 गुणा 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है सर, मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल की यूनिट है, तो वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। अब ये 12 जो यहाँ गुणा में है वो आगे जाके भाग होगा, x² बराबर 10,000/12 आ जाएगा। 12 गुणा 12 144 आ जाएगा सर, 12 पहले ही था। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। स्क्वायर रूट के लिए पावर 2 लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10,000 जो है ये तो 100 का स्क्वायर है, और नीचे ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा सर, 12 गुणा 12 144। तो ये आंसर आ जाएगा 100/12 मीटर। x का मान कितना आ गया? 100/12 मीटर आ गया। आंसर नहीं आया, ये x का मान आया है। तो लंबाई कितना होगी? 3 गुणा 100/12। 3 से कटेगा सर 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो इस मैदान की जो लंबाई है वो 25 मीटर होगी। इस बगीचे की लंबाई कितना होगी? 25 मीटर। इस आयताकार बगीचे की लंबाई जो है वो 25 मीटर हो जाएगी। आया है समझ में आपको? आयत के आकार का बगीचा है तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 12x² बराबर 1/12 गुणा 10,000 कहां से लिखा आप लोगों ने? 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के क्यों बनाया इसको वर्ग मीटर? क्योंकि जो हाइट दे रखी है आपको, लंबाई चौड़ाई दे रखी है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर हटाते हैं जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं। 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का। 12 गुणा 12 कितना होता है? 144। 12 ही था यहाँ पे ना। चलिए नेक्स्ट, एक और लास्ट आखिरी सवाल है शायद ये आपके मॉक का। देखें यहां पर सरलीकरण से पूछा गया मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक आसान सवाल था ये। पहले इसको यहां से सरल करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट भी छोटा ब्रैकेट है, 8 - 5 3, फिर डिवाइड का साइन है, मंजिला ब्रैकेट है, 4 - 2 2, और प्लस यहां आप ऐड करेंगे 13 दूआ 26 प्लस 8, 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34/13। अब आप इसे प्लस करेंगे, 13 दूआ 26, 26 प्लस 34,
26 में 34 जोड़ोगे 60/13, 3 भाग 60/13, 60/13। अब आपको यहाँ डिवाइड करना है, तो ये भाग का साइन जब गुणा में चेंज होगा तो ये उलट जाएगा सर, 13/60, 13/60, 3 से कट जाएगा ये 20 बार, 13/20 मेरा आंसर होगा सर, फाइनल आंसर होगा 13/20, 13/20, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सबसे पहले जितने भी छोटे ब्रैकेट थे उनको सरल कर लिया। बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना होता है और उसमें कुछ नहीं है, बस बोर्ड मास के क्रम को ध्यान रखो, सीधे सरल करते आओ। 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ जोड़ा तो 13 दूआ 26 प्लस 8 34/13, 13 दूआ 26 प्लस 34, 26 प्लस 34, 26 में 34 60 ही आता है ना, 60/13। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में होगा 13/60। तो इस तरह से आपका ये मॉक पेपर नंबर 7 हम लोगों ने पूरा देखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी और बहुत बेहतर आप लोगों ने मॉक में करा भी होगा। तो जो ऐप से पेपर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात, जो ऐप से नहीं दे रहे हैं, जो यूट्यूब से मेरे साथ कर रहे हैं, तो पहले आप लोग क्वेश्चंस किया करो, आप लोग जो नहीं आ रहा हो फिर आप देखो उस चीज को, और एक बार में अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो फिर से प्रयास करिए। आप भागने से चीजें आसान नहीं होती हैं। कोई अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एक बार में समझ ना आए, तो आपके पास हमेशा रास्ता होता है शॉर्टकट की, आप वहां से भाग जाओ, लेकिन वो चीजें आसान नहीं होती। आप उसको फिर से सीखने का प्रयास किया करो। और एप्लीकेशन के किसी भी कोर्स से हमारे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप लोग अपने प्ले स्टोर से अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो ये सारे तरह के मैथ्स के कोर्सेज हैं जो आप लोग हमारे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं। ये मॉक पेपर नंबर 7 का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही था, और अब मिलेंगे हम लोग। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं कराए तो इसको जरूर ज्वाइन कर लो आप लोग। इस मॉक का क्या रिव्यू रहा, कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो, और जैसा भी रहे आप रिव्यू जरूर दे दिया करो। बस यूट्यूब की क्लासों की गुरु दक्षिणा यही चाहिए हमें, और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर भी कर दिया करो। अभी के लिए इतना ही है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मॉक में जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यानी कल मॉर्निंग के सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।